साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीपीएससी के निबंध के पीवाईक्यू पेपर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। देखिए, ये जो निबंध जो है कि जियते माछी नहीं घोटाई, ये दरअसल बीपीएससी के पीवाईक्यू में पूछा गया निबंध है। इसको आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। देखिए, इस निबंध को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या है कि जो भी आपको निबंध दिया जाता है उसमें से आपको, जैसे बीपीएससी में टोटल 12 निबंध होता है एक पेपर में। ये 3 सेक्शन में बटा होता है, ए बी सी में। और तीनों सेक्शन में क्या होता है, ए में आपको 4 निबंध रहेगा और बी में 4 निबंध रहेगा और सी में भी आपको 4 निबंध दिया जाएगा। इस 4-4 निबंध से आपको क्या करना है, इसमें से ये वाला जो निबंध जो आता है जियते माछी नहीं घोटाई, इस टाइप का जो निबंध जो आता है, जो कि जिसमें कि रीजनल टच के साथ में रीजनल लैंग्वेज का टच होता है इसमें, इस टाइप का जो निबंध जो आता है, जो इसमें लोकोक्ति होता है, कहावत टाइप का जो निबंध आता है, ये सेक्शन सी में आता है। इस टाइप के निबंध को जब भी आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक टॉपिक चूज़ कीजिए। जो भी निबंध का आपको टॉपिक लिखना है, 4 में से किसी एक टॉपिक को आप चूज़ कीजिए जिसमें आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो, जिसके बारे में आपके पास में इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो, लोग जिसके पास में बारे में आपके पास में कुछ दोहा हो, कविता हो, इस टाइप का चीज़ हो, उसको आप अच्छे से चूज़ कीजिए। और इसके बाद आपको जो आपका जो निबंध का जो आपको कॉपी दिया जाता है, सबसे पहले आप उसका बैक साइड पे जाइए। सबसे जो पीछे वाला पेज जो है उसमें आप इस निबंध का हेडिंग लिखिए आप। उसके बाद फिर से यहाँ पर सोचना स्टार्ट कीजिए। देखिए, जब भी आप निबंध लिखेंगे सबसे पहला जो चीज़ जो होगा वो होगा आपका इंट्रोडक्शन में आप कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो आप कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्रेरक प्रसंग है उनसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी आप या फिर आप कोई अगर किसी फेमस कोई कथन है, इनसे स्टार्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से। और इस टाइप से आप इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा जो पॉइंट जो आता है इस टाइप के निबंध में, वो ये क्या है, उसमें ये चीज़ क्या है कि जियते माछी नहीं घोटाई। ये जो क्या है, ये एक दार्शनिक या फिर अमूर्त किस्म का निबंध ये होता है। इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ करना पड़ता है इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, वो ये है कि आपका जो क्लैरिटी ऑफ मीनिंग जो है उसको आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो मीनिंग जो इसमें जो है, जैसे जियते माछी का या फिर जियते का क्या अर्थ है, जियते माछी का क्या अर्थ है, माछी का इसमें क्या अर्थ है, और घोटाई का क्या अर्थ है, और ये जो टोटल जो टॉपिक जो है इसका क्या अर्थ है, इसको आप यहाँ पर लिखने का कोशिश कीजिए। आप यहाँ पर इसको स्पष्ट करने का कोशिश कीजिए। और इसके जैसे ही आप इसको क्लैरिटी ऑफ मीनिंग जैसे ही आपके माइंड में आ जाएगा और इसके आप अर्थ को समझ गए, और इसके पूरा जो लोकोक्ति इसका अर्थ अगर आप समझ गए, तो याद रखिएगा कि आपका निबंध का जो है यहाँ से एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम जो है ये यहाँ से आपका स्टार्टिंग में ही आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस टाइप से सोच सकते हैं यहाँ से, और इस टाइप से आप स्टार्ट करेंगे कि इसका जो सारांश जो है, इसका जो संदेश जो है, इसको आप देखने का कोशिश करेंगे, और इसका जो मीनिंग जो है इसको आप समझने का कोशिश करेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप आएंगे मेन बॉडी पे। मेन बॉडी में क्या है कि मेन बॉडी में आप इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से आप इसको समझने का कोशिश करेंगे। जैसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सोशल पर्सपेक्टिव से देखेंगे आप इसको लिटरेचर के पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और अदर पर्सपेक्टिव से आप इसको देखेंगे, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे इसको। इस टाइप से अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप इसको समझने का कोशिश करेंगे कि क्या ये जो पॉइंट जो है, ये जो निबंध का जो टॉपिक जो दिया गया है, क्या ये सही है या गलत है। बेसिकली इसमें स्टार्टिंग जो फर्स्ट फेज जो इसमें होगा आपको जो मेन बॉडी है, आपको इसको 2 फेज में लिखना है। फर्स्ट फेज जो है, इसमें आपको ये जो निबंध जो टॉपिक जो रहेगा, इसके पक्ष में आपको आर्गुमेंट देना है आपको। उसके बाद जो सेकंड फेज जो आएगा आपका मेन बॉडी में, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इसके अगेंस्ट में जाना है कि ज़रूरी नहीं है कि जीते माछी घोटाएगा या फिर नहीं घोटाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार जीते माछी घोटा भी जाएगा। तो इस टाइप का जो आर्गुमेंट जो है, ये हम सेकंड
फेज़ में इसको देंगे। और इसका जो थर्ड फेज़ जो आएगा, इसमें आप कुछ वे फॉरवर्ड बताएंगे या फिर कुछ आप बैलेंस अप्रोच आप देंगे कि आप भाई कैसे आप दोनों ये जो दो फेज़ जो आप दिखा रहे हैं इसमें से आप कैसे इसको बैलेंस कर सकते थे आप। इसके बाद जो आपका आएगा वो आपका आएगा कंक्लूज़न आपका आएगा। और इस कंक्लूज़न को आप जो है इस कंक्लूज़न में फिर से आपको क्या करना है, ये जितना भी पॉइंट जो है इनको आप सारांश के रूप में आप बता सकते हैं, या फिर आप वे फॉरवर्ड के रूप में इसको आप दे सकते हैं, या फिर आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में इसको ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप इसको एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव को समझाते हुए एक जो हमारा जो बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव होगा हमारा, उसके आधार पर इसमें आप कंक्लूजन को दे सकते हैं। याद रखिएगा इस निबंध में एक्चुअल में ये जो निबंध जो आता है, ये सेक्शन सी का निबंध ये जो आता है इसमें बिहार का जो रीजनल टच जो होता है इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। इसीलिए जब भी आप इस निबंध को लिखेंगे इस बात का आप हर समय ध्यान रखेंगे कि इसमें एक बिहार का पर्सपेक्टिव भी आप इसमें ज़रूर रखें। बिहार के आप एग्जाम्पल वगैरह को इसमें कोट करना नहीं भूलें। और बिहार सरकार की जो परियोजनाएं, जो योजनाएं हैं, या फिर बिहार में जो समस्याएं हैं, इसको आप इस निबंध में शामिल करने से आप नहीं भूलेंगे, आप शामिल करने के लिए तो इसको आप करेंगे। इसके अलावा इस निबंध में आपको क्या क्या चीज़ करना है, अगर आपके पास में कोई अगर आपके पास में अगर पोएम का पंक्ति है, या फिर आपके पास में कोई शायरी वगैरह है, या फिर अगर कोई बुक वगैरह का नाम आपको पता है, या फिर कोई अगर फिल्म का नाम आपको पता है, वेब सीरीज़ के बारे में आपको कुछ पता है, तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। इससे क्या होता है, इससे एक ऑथेंटिसिटी आती है कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं, और आपका डेटा पॉइंट जब आप ये सब चीज़ जब आप लिखते हैं तो आप अपनी बातों को आप तर्कशील व्यक्ति के साथ में आप पेश कर पाते हैं। तो इससे आपका जो निबंध जो है इसका गहराई बढ़ता है। और इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना है इसमें कि एक साहित्यिक टच जो है ना, कि आपका निबंध में जो है ऐसा नहीं लगे कि ये जीएस का ये आंसर हो गया है। इसमें एक साहित्यिक टच भी रहना चाहिए, एक साहित्यिक प्रवाह भी इसमें रहना चाहिए, ताकि पता चले कि आप एक निबंध लिख रहे हैं। तो इस टाइप से हम देखते हैं यहाँ से कि इस निबंध को दरअसल हम लिखेंगे कैसे। देखिए हमारे पास में ये टॉपिक है कि जेते माची नहीं घोटाई। सबसे पहला चीज़ क्या है हमारे पास में, सबसे पहला चीज़ है हमारे पास में कि इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ है। इंट्रोडक्शन में एक हम साहित्यिक टच के साथ में यहाँ से स्टार्ट किए हैं कि भाग्य चक्र की गति बड़ी विचित्र होती है, कभी यह सागर की लहरों सा मृदु और शांत दिखाई देता है, तो कभी प्रलयकारी तूफान बनकर मनुष्य की संपूर्ण सत्ता को हिला डालता है। इस टाइप से हम एक साहित्यिक टच लेकर के एक जो है एक तत्सम शब्द को लेकर के, तत्सम हिंदी के शब्द को लेकर के यहाँ से स्टार्ट किए हैं। इसी चीज़ को आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में भी इसी चीज़ को स्टार्ट किया गया है यहाँ पर, इसी चीज़ से यहाँ से। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो है आप एक जो आपका जो इंट्रोडक्शन में जो है यहाँ पर आप एक गोदान का आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। गोदान का आपकी प्रेमचंद का नोवेल था गोदान, जहाँ पर क्या हुआ था, जहाँ पर जो किसान जो था, होरी जो था, वो जीवन भर क्या हुआ था, किसान जो होरी जो था वो जीवन भर शोषण की जंजीर से जूझता रहा था, लेकिन अपनी अंतिम क्षण में वो गोदान भी नहीं कर पाया और अंत में वो मर गया। लेकिन इसके बावजूद उसने क्या किया, उसकी आत्मा ने अन्याय को कभी भी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया था, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि उसका छटपटाना, उसका प्रतिकार ही उस जीवित मछली की भांति था, तो जबरन गले से नीचे नहीं उतर सकता है। देखिए जीवित मछली का मतलब क्या है कि कोई मछली जिंदा है, उसको आप निगलने का कोशिश कीजिएगा, निगल पाइएगा, वो मुंह में आपका छटपटाएगा ना, और मुंह में छटपटाएगा, गला में फंस जाएगा, क्या होगा, गला में अंदर जा ही नहीं पाएगा, फिर से आप उसको उगलिएगा। तो ये क्या है ना कि सिर्फ ये जो है मतलब इस टाइप से कि जो है होरी ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। आपने उसने जो साहूकारों का जो था दमन को उसने स्वीकार नहीं किया कभी भी, और उसने क्या किया, उसका विरोध किया, अंततः जो है मर गया होरी। लेकिन वो उनके जो था उसका छटपटाना, उसका प्रतिकार जो था उसका वो जबरन से गले से उतर नहीं पाया। इसी को आपको समझाना है यहाँ पर कि इसका अर्थ क्या है। देखिए सबसे पहले चीज़ क्या है यहाँ से कि इसका अर्थ क्या है यहाँ से, इसका अर्थ यहाँ से ये चीज़ है कि देखिए जीते माछी का अर्थ क्या है यहाँ से कि जीते माछी नहीं घोटाई, ये है यहाँ से, ये चीज़ हमारा था, ये हमारा था यहाँ से लोक भाषा में, ये चीज़ हमारा यहाँ से। अब देखिए इसमें क्या है यहाँ से कि जो है एक तो ये है कि जीते माछी का मतलब क्या होता है। जीते माछी क्या मतलब है, माछी का मतलब है कि एक हमारा भोजन होता है माछी, है ना।
कि मछली भात खाते भी हैं हम। हमारा जो मिथिलांचल जो है इसका ये फेमस भोजन भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये केवल भोजन ही नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक ये सामाजिक दर्शन भी है। यहाँ पर ये मतलब क्या है, यहाँ पर ये एक सोशल फिलॉसफी भी है यहाँ पर। और इसके बाद क्या है, ये जो दिखाता है हमें, ये जीवित चेतना को दिखाता है। ये आत्मसम्मान और प्रतिरोध का जो प्रतीक जो है इसको ये दिखाता है। ये जो लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति का भाव को आपको यहाँ पर समझा देना है। इसके बाद क्या है, यहाँ से इसके बाद आपको आना है यहाँ से जो क्लैरिटी ऑफ मीनिंग जो है ना, कि शब्द का जो है स्पष्टता को आपको दिखाना है कि ये जो जेते माछी नहीं घोटाई इसका मतलब क्या है। एक एक वर्ड को यहाँ से तोड़ना आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला अर्थ क्या है, सबसे पहला वर्ड जो है यहाँ पर वो है हमारा क्या है, मछली, हमारा फिश। फिश किस चीज़ का प्रतीक है? फिश जो है ये प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है ये। और इसमें क्या है कि जो साधारण अस्तित्व है, जो सामान्य मनुष्य का जो जीवन है, इसको ये दर्शाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जियते माछी का अर्थ है। जियते माछी का अर्थ क्या है कि जो लिविंग फिश जो है इसका मतलब है कि जागृत आत्मा या फिर सजीव चेतना या फिर जो संघर्षशील समाज होता है वो जिंदा मछली के रूप में होता है। मतलब बोलते हैं ना कि भाई जिंदा रहो, मरा हुआ मुर्दा मत बन जाओ, जिंदा आदमी रहो। इसी टाइप से जिंदा मछली बनो भाई, मरा हुआ मछली मत बन जाओ। तो इसका मतलब यही है। इसके बाद जो घोटना है, घोटना शब्द का क्या अर्थ होता है कि जबरन निगलने का जो प्रयास होता है ना। देखते नहीं, जब भी हम किसी चीज़ को, जब हमको कोई चीज़ बढ़िया नहीं लगता है उसको हम ज़बरदस्ती घोट जाते हैं पानी के दम पर। तो यही है घोटना। घोटने का मतलब क्या है कि दमन, शोषण, अत्याचार और अन्याय का जो प्रतीक है वो है, उसका मतलब है घोटना। अब जियते माछी नहीं घोटाई का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सजीव समाज और जागृत चेतना को जो है कोई भी सत्ता, कोई भी दमन, कोई भी अन्याय, कोई भी जो है गलत चीज़ जो है जबरन उसको जो है सता नहीं सकता है, जबरन जो है समाज निगल नहीं सकता है इसको। इसका मतलब यही है जियते माछी नहीं घोटाई का। अब जो है, अब इसके बाद आते हैं हम शब्द की स्पष्टता। जैसे ही आप दिखा दिए यहाँ पर, इसके बाद आप आएंगे मेन बॉडी पे। अब देखिए मेन बॉडी में हम कैसे देखते हैं इसको। मेन बॉडी में सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि चूंकि ये निबंध दार्शनिक किस्म का है तो इसको हम अलग अलग प्रासंगिकता से देखेंगे। मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से हम देखेंगे इसको, रिलेवेंस से देखेंगे इसका कि प्रासंगिकता इसका कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले हम दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें जब आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट था कि अन्याय का प्रतिकार ही धर्म है, रजिस्टेंस अगेंस्ट इनजस्टिस इज रिलीजन। ये स्वामी विवेकानंद का कहना था कि भाई अन्याय का जो अगर तुम प्रतिकार नहीं कर पाते हो तो तुम धार्मिक आदमी नहीं हो, तुम जो है फिर धर्म को तुम फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ये स्वामी विवेकानंद का ये कथन था। इसी टाइप से आप यहाँ पे अरस्तु का कथन दे सकते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक प्राणी बताया जो अपने अधिकार और अस्तित्व के लिए हर समय संघर्षरत रहता है। और इसी टाइप से आप कांट को भी यहाँ पर कोट कर सकते थे कि मनुष्य साधन है, स्वयं लक्ष्य है। साधन नहीं है मनुष्य जो है ये स्वयं लक्ष्य है। अतः जीवित मछली को जबरन नहीं घोटा जा सकता है। ये एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से आप इसको समझाने का कोशिश कर रहा है। इसी को जब आप एक साहित्यिक पर्सपेक्टिव से जब आप समझाएंगे, जब आप इसको एक लिटरेरी पर्सपेक्टिव से जब इसको आप समझाएंगे, तो यहाँ पर आप दिखाएंगे कि मैथिली शरण गुप्त का आप साकेत का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि वहाँ पर किस टाइप से जो है महिलाओं का आत्मसम्मान को जीवन प्राण माना गया उस जो है लेखन में, उस रचना में। इसके बाद आप प्रेमचंद के गोदान का आप एग्जांपल दे सकते हैं, जो आप इंट्रोडक्शन से शुरुआत भी किए थे कि होरी जो है स्टार्टिंग से ही जो है शोषण और दमन को झेलता आता है, लेकिन अंत तक जो है वो अन्याय को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाता है। ये जो है ये चेतना जो है बिहार का पूर्वांचल का लोकगीतों में भी देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोकगीत आपको मिल जाएंगे, जैसे आप महेंद्र मिसिर का लोकगीत को देखिए, आप जो है भिखारी ठाकुर का आप लोकगीत में आप देख सकते हैं इसको आप। तो इस टाइप से आप बिहार के जो पूर्वांचल का जो लोक संगीत जो है, फोक सॉन्ग जो है, इसमें आप इसको देख सकते हैं। इस निबंध को के आर्गूमेंट को आप जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी समझा सकते हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था तो नील की खेती वाले किसान पर जो है अंग्रेज़ों ने कर को थोप दिया था, लेकिन उन्होंने जो था, किसानों ने जो था वो उन्होंने जो है इनको स्वीकार पूर्ण रूप से नहीं किया। और ये राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये जो है ये जीवित मछली बन करके ये छटपटा करके बाहर आ गया ये, और यहाँ से एक आंदोलन हुआ। इसी टाइप से आप जेपी आंदोलन को आप कोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जब आप देखेंगे तो
इसको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में आप इसको समझा सकते हैं कि कैसे हम 1857 से जब हम दांडी मार्च तक गए हम, तो किस टाइप से हमने आंदोलन को बढ़ाया हमने, और जो है हमने अंग्रेज़ों का प्रतिकार, अंग्रेज़ों के शोषण और दमन के प्रतिकार हमने किस टाइप से किया। सामाजिक धरातल पर देखें, अगर आप सोशल लेवल पर देखें तो भी यह सत्य प्रतीत होता है। कैसे, यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल को आप जो देंगे, यहाँ पर आप कुछ रिपोर्ट को आप यहाँ पे पेश करेंगे जब आप सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जब किसी चीज़ को समझाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है ये अपराध से संबंधित रिपोर्ट होती है। इसमें आप दिखाएंगे इसमें कि कैसे करके जो है हाल के दिनों में जो है हमारा जो वंचित वर्ग है और महिला का जो अधिकार का जो है आंदोलन, ये हाल के दिनों में किस टाइप से बढ़ा है ये। और इसके बाद आप बिहार में महादलित और पिछड़ा वर्ग के आंदोलन का भी दिखा सकते हैं इसको, कि किस प्रकार से लोगों में चेतनाएँ आई और लोगों ने एक अस्पृश्यता के अगेंस्ट में या फिर जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इसने किस टाइप से इसने लड़ाई लड़ी और इसने आंदोलन को लड़ा। और इसका मतलब सीधा सीधा यही था कि जिंदा मछली जो है ये कभी भी घोटा नहीं सकता है, ये बाहर ही आएगा, कभी भी आएगा। तो मतलब बाहर कैसे आएगा, ये आंदोलन के रूप में आएगा या अन्य पर्सपेक्टिव से ये आएगा। इसको आप जो है प्रशासनिक पर्सपेक्टिव से भी इसको समझा सकते हैं। जैसे क्या है, प्रशासनिक पर्सपेक्टिव से कैसे आपको समझाना है कि शासन तभी टिकाऊ होगी जब जनता की आकांक्षाओं का ये सम्मान करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने पंचायती राज व्यवस्था को हमने लेकर के आया, जीविका परियोजना बिहार में जिस टाइप से वर्क कर रहा है, इससे क्या हुआ, इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, महिलाएँ जो है ये अन्याय का प्रतिकार कर पाईं और इस टाइप से महिलाओं का विकास हो पाया। इस टाइप से आप जो है प्रशासनिक पर्सपेक्टिव से भी आप इसको समझा सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, जब भी आप निबंध लिखिएगा प्रशासनिक पर्सपेक्टिव को ज़रूर कोशिश कीजिएगा शामिल करने का, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में जा रहे हैं, आप प्रशासन की दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ पर कि आपकी योग्यता आपकी प्रशासनिक योग्यता के आधार पर तय होगी। इसलिए आप प्रशासनिक पर्सपेक्टिव कभी भी देना नहीं छोड़ेंगे आप। इसी को आप आर्थिक पर्सपेक्टिव से भी दिखा सकते हैं कि विश्व बैंक का रिपोर्ट है कि जो है 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और जो है इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कभी चंपारण के किसान के रूप में, तेलंगाना के मजदूर के रूप में, प्रवासी श्रमिक के रूप में इन्होंने जो है दिखाया ये चीज़ की जो है जीवित मछली को आप जो है कोई भी व्यवस्था में जबरन नहीं निगल सकते हैं। और ये किस रूप में ये आया, ये आया प्रधानमंत्री जनधन योजना के रूप में, प्रधानमंत्री बिहार का कुशल युवा कार्यक्रम के रूप में। इसी छटपटाहट को अवसर में बदलने का प्रयास था हमारा। इस टाइप से आप यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एग्जांपल भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। इसको आप जो है न केवल जो है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बल्कि इसको आप एक अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। जैसे अरब स्प्रिंग है, दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद विरोधी आंदोलन है, इन सब के को भी आप देख सकते हैं यहाँ से कि किस टाइप से इन सब ने भी पूरे दुनिया भर में जो था दमन को, शोषण को और जो है अत्याचार को समाप्त करने का काम किया। देखिए अब जो है एक बात तो आपने यहाँ पर कि जीते माछी नहीं घोटाई, इस पॉइंट का जो है इस पंक्ति का आप जो है आर्गुमेंट में, मतलब इसके समर्थन में आप कुछ आर्गुमेंट दिए आप, ठीक है। अब जो आपको देना है वो ये बताना है आपको, अब ये आपको समझाना है यहाँ पर आपको कि जो है हर बार ऐसा नहीं है कि भाई जीते मछली को आप नहीं घोट सकते हैं। कई बार कई लोग जीते मछली को भी घोट जाते हैं, ये भी आपको समझाना है। मतलब आपको जो है सीधा सीधा ये कहें तो आपको जो है विपरीत पक्ष, मतलब जो है अपोजिट साइड को भी आपको दिखाना है, बताना है यहाँ पर आपको। अब अपोजिट साइड को आप कैसे बताएंगे कि जो है कई बार क्या होता है कि व्यवहार में या फिर परिस्थिति की जो है व्यवस्था ने उसको जो है कई लोगों को अन्याय स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है। जिससे व्यवहार में क्या है कि कई लोगों का व्यवहार ही ऐसा हो जाता है कि भाई वो स्वीकार कर लेगा। जैसे कुछ लोग भ्रष्टाचारी लोग जो है वो लोग क्या सोच करके जाता है, जैसे पूजा सिंगल टाइप के लोग हो गए या फिर इस टाइप के जो भी लोग होंगे, वो क्या करेंगे, वो भ्रष्ट व्यवस्था का ही वो आदी हो गए हैं। उसको लगता है कि भ्रष्टाचार में ही मज़ा है, भाई भ्रष्टाचार करके ही पैसा कमाओ, आगे बढ़ो। तो इस टाइप का जो है वो व्यवहार से ही वो आदी हो गए हैं वहाँ से कि भाई हम तो जो मछली किसी भी टाइप का हो हम इसको घोटिए जाएंगे, ठीक है। और कुछ क्या होता है, जैसे बेचारे कुछ गरीब लोग, कुछ असहाय लोग, वो परिस्थिति की व्यवस्था के कारण वो क्या होता है अन्याय सहने को बाध्य हो जाते हैं। जैसे निर्धनता हो गया, अशिक्षा हो गया, भय हो गया, इन सब के कारण कई बार ये समस्याएं क्रिएट होता है। आप इसमें एक जो है एक रिपोर्ट आप यहाँ पर पेश कर सकते हैं, जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। उसके हिसाब से क्या है यहाँ से कि जो असंगठित क्षेत्र हैं उसमें 80%
जो है श्रमिक अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में भी श्रम करने को विवश हैं। जब आप इस टाइप का जब आप रिपोर्ट को जब आप यहाँ पर पेश कर रहे हैं, अब यहाँ से देखिए क्या स्पष्ट हो रहा है। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि आप एक तर्कशील व्यक्ति हैं और अपनी बात को आप पूरी तार्किकता के साथ में रख रहे हैं। यहीं पर आपको हम बताए थे कि आपको बिहार का भी कुछ आपको एग्जाम्पल देना है। बिहार का एग्जाम्पल में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे बिहार के जो भूमिहीन कृषक हैं, ये क्या होते हैं, ये ज़मींदारों का शोषण के तले दबे होते हैं। महिलाएं हैं, क्या होती है महिलाएं पितृ सत्तात्मकता के नीचे में दबी हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो है हर समय ये चीज़ सफल ही हो जाए। देखिए, जीवित मछली को घोटने का प्रयास कभी कभी सफल हो प्रतीत होता है, ठीक है ना, लेकिन अंततः ये जो है ये असफल हो जाता है। जब ये दीर्घकाल में जब आप देखेंगे तो असफल हो जाएगा ये। एक टाइम में क्या है, एक टाइम तक आप किसी को दबा सकते हैं जब तक आप बलवान हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो सकती है। लेकिन भाई जिस दिन उसका भी लाठी जिस दिन मजबूत हो जाएगा, उस दिन आप उसको थोड़ी दबा पाइएगा। तो यहीं पर यहाँ पर ये है कि ये जो है ये आत्मसम्मान का छटपटाहट अंततः जो है ये प्रतिकार का रूप ले लेता है। ये क्या लेता है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है, ये कहीं न कहीं हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हो हमारा, और ये रिटेलिएशन का ये जो है रूप ले लेता है लास्ट में। अब यहाँ से क्या है, जब आप दोनों पक्ष को समझा दिए, इसके बाद जो है आपको एक वे फॉरवर्ड या फिर आगे की राह दिखाना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब आप सेकंड पक्ष को जब आप समझाएंगे ना, ये जो विपरीत पक्ष जो है, जो अपोजिट साइड जो है, इसको जब आप समझाएंगे तो इस बात का आप हर्ष में ध्यान रखिएगा कि अपोजिट साइड को बहुत बड़ा लेवल से नहीं समझाना है, आपको छोटे स्तर पर समझाना है। जो मेनली जो आपको समझाना है वो आपको समझाना है जो आपको लोकोक्ति दिया जाएगा उसके उसके पक्ष में आपको बात रखना है, और उसके विपरीत पक्ष में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ, 1 या 2 पैराग्राफ में आप इसको निपटा सकते हैं। इसके बाद आगे की राह, या फिर आप एक बैलेंस अप्रोच रखेंगे यहाँ पर, या फिर एक सॉल्यूशन का अप्रोच देंगे यहाँ से कि क्या हो सकता है, क्या करने का ज़रूरत है। तो देखिए क्या है कि जीवित मछली की छटपटाहट अन्यायपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न न होने दे, इसके लिए हमें कुछ चीज़ करने का ज़रूरत है ना। सबसे पहले हमें क्या चीज़ करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हमें एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस करना पड़ेगा। जब हम शिक्षा को जब हम और जो है जन जागरूकता को जब हम बढ़ाएंगे, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण लोगों को अपना अधिकार का पता चल पाएगा। लोग संवैधानिक अधिकार, अपने मूल अधिकार के प्रति लोगों को लोग जागृत हो पाएंगे, और इससे क्या होगा, इससे उसके अधिकारों का रक्षा होगा। नई शिक्षा नीति 2020 हमारा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें क्या है, इसमें आलोचनात्मक चिंतन और नागरिकता बोध का इसमें प्रावधान किया गया है। इससे इसको सशक्त बनाया जाएगा इसको। सेकंड क्या है हमारा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मतलब आर्थिक सशक्तिकरण जो है इसको आवश्यक करना पड़ेगा हमें। क्योंकि जब आप आर्थिक सशक्तिकरण जब आप करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे बेरोजगारी और गरीबी को कहीं न कहीं उससे मुक्ति मिल पाएगी, और इससे क्या होगा, इससे जो है समाज में एक जो है सशक्तिकरण का भाव एक आएगा। यहाँ से आर्थिक सशक्तिकरण से सामाजिक सशक्तिकरण भी आएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ आप योजना का नाम लिख सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, स्टार्टअप योजना, बिहार सरकार का कुशल युवा कार्यक्रम ने इस दिशा में बहुत बढ़िया कदम उठाया है। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, मतलब लोकतांत्रिक सहभागिता। अगर हम लोकतांत्रिक सहभागिता करते हैं तो इसको हम किस टाइप से करेंगे, जैसे हम यहाँ पर जो है हम 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो था, इसके माध्यम से हमने क्या किया था कि ग्राम पंचायत और नगर निगम को जो है अधिकार देकर जनता के शासन की धारा से हम जोड़े थे, इसको हम यहाँ से इस टाइप से हम इसको आगे बढ़ाए थे। इसके बाद जो है फोर्थ जो है हमारा वो है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन को कैसा होना चाहिए, एथिकल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब नैतिक और पारदर्शी होना चाहिए। आरटीआई हो गया, सतर्कता आयोग हो गया, ये इन सब चीज़ों का इसी उद्देश्य की आपूर्ति करता है हमारे यहाँ पर। इसके बाद जो है फिफ्थ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है हमारा सांस्कृतिक चेतना का जो संरक्षण जो है ये कहीं ना कहीं अनिवार्य है। इसके लिए आप लोक कथा, लोकोक्ति, लोकगीत, इन सबको लोकगीत, इससे क्या होगा, इससे समाज को नैतिक शक्ति और प्रतिरोध की प्रेरणा मिलेगा इससे। तो इस टाइप से जो है हम यहाँ पर एक वे फॉरवर्ड या फिर एक सॉल्यूशन दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। और फाइनली आपको आना पड़ेगा यहाँ पर निष्कर्ष में कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, आप कंक्लूजन में आप या तो उन्हीं का आप सारांश लिख दीजिए आप, या नहीं तो आप आप जो है एक मिला जुला अप्रोच लिखिए आप, कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को आप लिखिए, और एक बढ़िया एक सॉल्यूशन दीजिए, एक थोड़ा सा मतलब एक पॉजिटिव वे में आप ख़त्म कीजिए अपना जो निष्कर्ष जो है। बस एक बात याद रखिएगा कि नेगेटिव को बाद में इसमें नहीं लिखिएगा, निष्कर्ष में कभी भी नेगेटिव को पहले लिखिएगा, पॉजिटिव को बाद में लिखिएगा, ताकि एक जो
अंत जो हो ना आपका, अंत जो हो वो आपका वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आपका हो अंत। तो इसमें निष्कर्ष में क्या होगा, निष्कर्ष में ये है कि भाई ये जो लोकोक्ति जो है, ये जो प्रोवर्ब जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्रामीण वाक्य नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये जीवन का शाश्वत सत्य है ये। और ये हमें क्या याद दिलाता है कि जीवित चेतना, आत्मसम्मान और न्यायबोध का कोई भी शक्ति अस्थायी रूप से दबा नहीं सकता है, ये इस चीज़ को बताता है ये। जैसे आप इसको नेगेटिव वे में क्या दिखाया यहाँ पर, नेगेटिव वे में आप इसको यहाँ दिखा सकते हैं कि भय, निर्धनता और व्यवस्था से समाज मौन हो सकता है, किंतु अंततः उसकी छटपटाहट अन्याय को बाहर उगल देती है। इतिहास, साहित्य, समाज यह सब प्रमाणित करते हैं कि अन्यायपूर्ण सत्ता और शोषणकारी व्यवस्था अंततः नष्ट होती है ना। अब इसको जो है, ये तो आप दिखा दिए यहाँ से एक निष्कर्ष यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा आप अगर इसको भारत के पर्सपेक्टिव से समझा देंगे यहाँ पर प्रासंगिकता को लेकर के, तो आपका एक निष्कर्ष बहुत बढ़िया निष्कर्ष बन जाएगा आपका। जैसे इनका जो है, इनका रिलेवेंट आप दिखा दीजिए टुडेज़ इंडिया, मतलब आज के भारत में इसका रिलेवेंट आप दिखा दीजिए। यदि शासन, समाज और न्याय समानता और सहभागिता पर आधारित होंगे तो अस्थायित्व और शांति सुनिश्चित होगा। किंतु यदि क्या होगा, यदि दमन और अन्याय का मार्ग अगर हम अपना लेंगे तो क्या होगा, तो जनता जो है ये जीवित मछली की भांति छटपटाएगी और सत्ता को चुनौती देगी। अतः इसी लोकोक्ति का संदेश स्पष्ट है। लास्ट में आप संदेश दिखा दिए कि मैसेज आप दिखा दिए लास्ट में कि जीवित आत्मा को कोई भी बल जबरन निगल नहीं सकता, और यदि उसकी सार्वकालिक प्रासंगिकता है, और यही उसकी सार्वकालिक प्रासंगिकता है। इसका जो है, ये जो प्रोवर्ब जो था, ये जो लोकोक्ति जो था, इसका ये संदेश था, आखिरी संदेश था। तो इस टाइप से हमने देखा कि निबंध को लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लिखेंगे। इंट्रोडक्शन को हमने कैसे लिखना है ये आपको बताया हम यहाँ से। इसके बाद आपको शब्द की स्पष्टता को दिखाना है यहाँ पर कि क्लैरिटी ऑफ मीनिंग कैसे होगा, इसको आपको देखना है। इसके बाद आपको मुख्य भाग पे, मेन पार्ट पे पहुँचना है। मेन पार्ट को हमने दार्शनिक पर्सपेक्टिव से, साहित्यिक पर्सपेक्टिव से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, सोशल लेवल के पर्सपेक्टिव से देखा, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से देखा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा, और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर हमने इसको देखा। अब यहाँ पर क्या है, इसके बाद हमने अपोजिट साइड को भी देखा, विपरीत पक्ष में भी देखा हमने इस निबंध में। इसके बाद हम वे फॉरवर्ड, मतलब आगे की राह को देखें कि ऐसा स्थिति क्रिएट नहीं हो, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए। इसके बाद हम कंक्लूजन को देखें। अब यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हम जो लिख करके दिए हैं आपको इस निबंध को आपको एक थीम समझाया गया है इस निबंध में आपको यहाँ पर, कि इसको लिखना कैसे, मतलब इस थीम को समझाया गया है कि आपको लिखना कैसे है यहाँ पर। इस जैसे यहाँ पर मुख्य भाग लिखे हैं या फिर शब्दों की स्पष्टता लिखे हैं, इस टाइप से आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। आपको ये आपको समझाने के लिए दिया गया है। एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे शब्द की स्पष्टता के बदले में आप यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ पर शब्द की स्पष्टता नहीं लिखेंगे उसमें कि शब्द का स्पष्टता, ये वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे आप, बल्कि आप यहीं से स्टार्ट कर देंगे। मछली का अर्थ लोक भाषा में जीवन का प्रतीक है, इस टाइप से आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। दूसरा बात, इसमें आपको जो है कुछ जो है साहित्यिक पंक्ति वगैरह को जोड़ना है, कुछ पोयम वगैरह को जोड़ना है, इसमें कुछ संस्कृत के कुछ श्लोक को इसमें जोड़ना है, आपको कुछ फिल्म को जोड़ना है, इस टाइप का चीज़ों को आपको जोड़ना है इसमें। इस टाइप से जब हम लिखेंगे तो फिर हम 200 प्लस नंबर हम, या फिर 200 के आसपास नंबर हम इसमें ला सकते हैं इस निबंध में। और इस टाइप से एक बढ़िया निबंध लिख सकते हैं। ये इस निबंध का आपको PDF आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये जो है निबंध का जो PYQ है BPSC का, इस टाइप का और भी हम PYQ को करेंगे। आपको हम और समझाने का कोशिश करेंगे कि कैसे हम इजी वे में लिख सकते हैं इस निबंध को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।